दोस्तों, भारत में प्राचीन काल से ही अग्निबाण का युद्ध अस्त्र के रूप में इस्तेमाल होता आ रहा है। रामायण और महाभारत काल में अनेक प्रकार के अग्निबाणों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। वैसे ही दिवाली आदि त्योहारों में भी आतिशबाजी के रूप में अग्निबाण सैकड़ों वर्षों से मनोरंजन का साधन रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया में आजकल महाकाश और चांद में जाने के लिए जो रॉकेट का यूज किया जाता है, वह कभी इस अग्निबाण से ही शुरुआत हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रॉकेट के इतिहास के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले पा सके। दरअसल दोस्तों, सन 1903 में रूसी वैज्ञानिक सियोलकोवस्की ने संभवतः सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पृथ्वी के वातावरण से बाहर जाने वाले यान के रूप में रॉकेट की व्यवस्था ही सर्वोत्तम हो सकती है। इसका मुख्य कारण U9 क्वांडर है, जो उसे आगे बढ़ाने में सहायता करती है। उसे वायुयान से ऑक्सीजन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती है। रॉकेट का आविष्कार किसने और कब किया? 1923 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक हर्मन ओवर्थ ने अपनी पुस्तक रॉकेट और अतंग्रहीय अंतरिक्ष में रॉकेट के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी। एक अन्य वैज्ञानिक फ्रिट्ज फोन ओपेल ने बर्लिन में एक रॉकेट चलित कार का परीक्षण किया था। एक और वैज्ञानिक मैक्स वेलियट ने 1929 में रॉकेट चलित कार का प्रदर्शन बवेरिया की एक जमी हुई झील पर किया था, जो 235 मील प्रति घंटा की गति से चली। फिर जर्मनी के वैज्ञानिक ने V1 और B2 नाम के दो रॉकेटों को विकसित किया, जिसे उड़ते बमों के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। B2 रॉकेट जो था वह आधुनिक रॉकेटों का पहला नमूना था, लेकिन V2 ने 15 मील की ऊंचाई पर जाकर 3700 मील प्रति घंटा की रफ्तार प्राप्त करने में सक्षम थी। बाद में यह 60 मील की ऊंचाई पर 650 मील दूर गया। इसके रॉकेट इंजनों ने 55,000 पाउंड का प्रणाद थ्रस्ट उत्पन्न किया था। विश्व युद्ध के समय से ही अमेरिका, रूस और ब्रिटेन में रॉकेट विकास की गति तेज होती गई। अनेक प्रकार के नियंत्रित शस्त्र और रॉकेटों का विकास हुआ। प्रोपेलर वाले विमानों को संघन वायु की आवश्यकता पड़ती है ताकि प्रोपेलर को दाब उत्पन्न करने के लिए संघन वायु मिल सके और विमान सुगमता से आगे बढ़ सके। जेट विमान को आगे बढ़ने के लिए वायु की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन यह वायु पीने वाली मशीन से चालित होता है। अतः अंतरिक्ष के लिए ये दोनों यान अनुपयुक्त है, क्योंकि इनमें किसी न किसी रूप में वायु की आवश्यकता पड़ती है। रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए वायु की जरूरत नहीं पड़ती। रॉकेट चाहे युद्ध के लिए बनाया जाए या अंतरिक्ष में जाने के लिए अथवा चांद पर जाने के लिए, इनके इंजन केवल दो प्रकार के होते हैं। एक ठोस ईंधन से चलने वाले, दूसरे तरल ईंधन से चलने वाले। ठोस ईंधन से चलने वाले रॉकेट कम दूरी के लिए उपयुक्त होते हैं। सबसे पहले रॉकेट में इस्तेमाल किया गया ईंधन बारूद था, लेकिन आजकल आधुनिक रॉकेटों में तरल ईंधन के रूप में ज्यादातर अल्कोहल, मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। और रॉकेट का जो एग्जॉस्ट होता है वह दो बातों पर निर्भर ले जाते हैं। एक है किस रफ्तार से बाहर ठेली जाती है और दूसरा इसके चलने की रफ्तार। अतः महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि किस प्रकार का ईंधन प्रयोग में लाया जाए और उसके निकास की व्यवस्था कैसी हो ताकि रॉकेट ईंधन गैस से अधिक रफ्तार से बाहर आ सके, जिससे रॉकेट को अधिकतम गति प्राप्त हो सके। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ईंधन मिश्रण का निकास वेग लगभग 13,000 फुट प्रति सेकंड से भी अधिक होता है। बोरोन और हाइड्रोजन के यौगिक पेटाबोरेन का ऑक्सीजन के साथ निकास वेग लगभग 10,000 फुट प्रति सेकंड होता है। इन यौगिकों के जलने से जो भयंकर ताप उत्पन्न होता है, उससे रॉकेट को सुरक्षित रखने के लिए विशेष धातु का उपयोग किया जाता है। अब वह दिन दूर नहीं है जब रॉकेट विमानों से यात्रा संभव हो सकेगी। रॉकेट विमानों से लगभग 9,000 से 12,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार प्राप्त की जा सकती है। अमेरिका में निर्मित एक रॉकेट विमान X5 से एक परीक्षण उड़ान में 3,140 मील प्रति घंटे की रफ्तार प्राप्त की गई थी। यह परीक्षण 1961 में किया गया था। इसके इंजन का प्रणोद थ्रस्ट 57,000 पाउंड था। लेकिन अमेरिका ने हाल ही में स्पेस शटल चैलेंजर और कोलंबिया नामक अंतरिक्ष विमानों का उपयोग प्रारंभ किया है। ये रॉकेट अंतरिक्ष में जाने के बाद फिर से हवाई जहाज की तरह पृथ्वी पर लौट आते हैं। ऐसे ही चैलेंजर नामक अमेरिकी रॉकेट के जरिए 2 भारतीय सैटेलाइट महाकाश में प्रक्षेपित किए गए थे। अंतरिक्ष में सैटेलाइट ले जाने वाला पहले रूसी रॉकेट 1997 में लॉन्च किया गया था। स्पुतनिक नामक यह उपग्रह विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था। सर्गेई कोरोलोव ने 1930 के दशक में रूसी रॉकेट उड़ान का नेतृत्व किया था। रॉकेट और उपग्रहों के विकास में
कोरोलोव का हाथ था, जिन्होंने रूस के पहले उपग्रहों को लॉन्च किया था। जिस रॉकेट में विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन को भेजा गया था, इसे भी कोरोलोव के देखरेख में तैयार किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मन रॉकेट इंजीनियर वर्नहर फॉन ब्रॉन अमेरिका आए। वहां उन्होंने अंतरिक्ष अभियान दल का नेतृत्व किया और अमेरिका का पहला उपग्रह एक्सप्लोरर 1 को अंतरिक्ष में पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। वर्नहर फॉन बॉन के नेतृत्व में ही सैटर्न नामक उस रॉकेट का निर्माण भी हुआ, जो सबसे पहले मानव को चंद्रमा तक ले गया। कृत्रिम उपग्रह के अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत तो लगभग उसी दिन में हो गई थी, जब 17वीं शताब्दी में जर्मनी के अंतरिक्ष विज्ञानी जोहान्स केपलर 1571 से 1630 तक सूर्य की परिक्रमा करने वाले उसके ग्रहों की चाल, परिक्रमा पथ और सूर्य से दूरी से संबंधित 3 नियमों का प्रतिपादन किया। उसके बाद ब्रिटेन के सर आइजैक न्यूटन ने भी गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया, जो आज अंतरिक्ष अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अंतरिक्ष की खोज का अभियान उस दिन शुरू हुआ जब 4 अक्टूबर 1997 में रूस ने अपने रूसी रॉकेट द्वारा एक छोटा सा कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में 560 मील ऊपर पहुंचाया। इस उपग्रह ने 17,000 मील प्रति घंटे की गति से पृथ्वी के चक्कर लगाए। उसके बाद से अनेक रूसी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। 12 अप्रैल रूस ने अपने 4.5 टन वजन के अंतरिक्ष यान द्वारा पहला मानव अंतरिक्ष में भेजने में सफलता मिली। यूरी गगारिन विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। जर्मनी के फॉन दान ने अमेरिकी अंतरिक्ष अभियान दल का नेतृत्व किया और उनके नेतृत्व में अमेरिका का प्रथम कृत्रिम उपग्रह एक्सप्लोरर 1 फरवरी 1958 में अंतरिक्ष में भेजा गया। उसके बाद से रूस और अमेरिका ने अनेक बार अंतरिक्ष में अपने उपग्रह भेज। अनेक रूसी चंद्रयान चंद्रमा के धरातल पर उतरकर विभिन्न प्रकार के अन्वेषण करके सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस आ चुके हैं। अंतरिक्ष यानों से मंगल, शुक्र और अर्थ, शनि आदि ग्रहों का बहुत निकट से सर्वेक्षण किया जा चुका है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव अमेरिका का नील आर्मस्ट्रांग था। वह 21 जुलाई 1969 को चांद पर उतरा। उनके साथ दूसरा अंतरिक्ष यात्री था एडविन एल्ड्रिन। अंतरिक्ष यात्रा के अलावा संचार साधन के रूप में सैटेलाइट बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। सैटेलाइट के माध्यम से रेडियो प्रसारण, टेलीफोन वार्तालाप, टेलीप्रिंटर, टेलीफोटो आदि तथा टेलीविजन प्रसारण की व्यवस्था की जा सकती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष टेलीफोन एक्सचेंज की तरह काम करते हैं। इसी प्रकार अमेरिकी संचार उपग्रह टेलस्टार ने 1962 में अमेरिका और यूरोप के बीच टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित करना शुरू किया। बाद में अन्य विकसित देशों ने भी अपने अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए और आकाश में कम्युनिकेशन सैटेलाइट के नेटवर्क का विस्तार हुआ। उपग्रह और पृथ्वी के केंद्र के बीच कम्युनिकेशन माइक्रोवेव के माध्यम से स्थापित किया गया। ये तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगों के समान होती हैं। इन तरंगों का उपयोग रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए भी किया जाता है। ये तरंगें बहुत ऊंची और बहुत अधिक आवृत्ति वाली होती हैं। माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगें प्रकाश की गति से चलती हैं। रेडियो स्पेक्ट्रम कहे जाने वाले रेडियो तरंग बैंड में अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रसारण तरंगों की विविधता के कारण एक साथ कई प्रकार के प्रसारण किए जा सकते हैं और वे एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। रेडियो प्रसारण आम तौर पर 10 लाख हर्ट्ज से 15 मेगाहर्ट्ज प्रति सेकंड तक की तरंगों पर किया जाता है और इससे आगे टेलीविजन प्रसारण 100 मेगाहर्ट्ज तक उपलब्ध है। उनके प्रसार का क्षेत्र तरंग को प्रदान की गई ऊर्जा पर निर्भर करता है। अब आइए देखें कि उपग्रहों के साथ संचार कैसे करें। किसी भी तरह की सूचना को सबसे पहले उपकरणों की सहायता से विद्युत चुंबकीय संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। उपग्रह में लगा अति संवेदनशील रेजोल्यूशन रेडियोमीटर मौसमी हलचलों की सूचना और बादलों आदि के चित्रों की जानकारी देता है। रेडियोमीटर तक धरती के केंद्र से जिस प्रकार की तथा जितनी शक्ति की ऊष्मा तरंगें आती हैं, उन्हें यह विद्युत चुंबकीय तरंगों में परिवर्तित करता रहता है। इन्हें पुनः शक्तिशाली बनाकर धरती पर स्थित भूकेंद्र की ओर भेज दिया जाता है, जहां इन्हें यंत्रों की सहायता से फिर से चित्रों और अन्य सूचनाओं के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। ये प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। हमारे देश में भी संचार उपग्रहों के माध्यम से संचार व्यवस्था को एक नया आयाम दिया गया है। इनमेट 1B हमारे देश की संचार व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह सब रॉकेट के आविष्कार से ही संभव हुआ। दोस्तों, क्या आप लोग कभी यह सोचा है कि अगर दुनिया में रॉकेट का आविष्कार नहीं होता तो मनुष्य चंद्रमा या फिर महाकाश पर कभी भी जा पाता? आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले, ताकि हमारे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले पा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अब लोगों से मिलता हूँ अगले किसी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक के लिए सब लोग अच्छे रहना।